हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे एनल फिस्टुला के बारे में। एनल फिस्टुला क्या है, कौन कौन से टाइप्स का होता है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फाइनली हम देखेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो एनल फिस्टुला मीन्स आपका एबनॉर्मल कनेक्शन होना ना, एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ द एनल रीजन के पास की जो मसल्स है वहाँ पर क्या होना, एबनॉर्मल कनेक्शन होना। सो दिस इज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द एनल कैनाल एंड आउटर स्किन, राइट। एबनॉर्मल कनेक्शन होना कहाँ पर, बिटवीन द एनल कैनाल एंड आउटर स्किन। जो आपकी एनल कैनाल है, एनल रीजन की लार्ज इंटेस्टाइन की जो कैनाल है उसके बीच और जो आउटर स्किन है उसके बीच में क्या होना, मसल्स का एबनॉर्मल कनेक्शन होना, मसल्स वहाँ की लूज होना या फिर किसी प्रकार का एबनॉर्मल कनेक्शन होना बिटवीन द स्किन सराउंड द एनस। कहाँ, कौन सी स्किन, जो कि आपके एनस के आइट साइड में जो स्किन है और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बीच में जो स्किन है वहाँ पर आपका एबनॉर्मल कनेक्शन होना, लूज कनेक्शन होना। दिस इज द एनल फिस्टुला। फिस्टुला आपका क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ऑर्गन। अब यदि इसमें भी आपका ये देखा जाए तो दो टाइप से होता है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, राइट। तो सिंपल में क्या होता है, आपका जो स्किन का और जो एनस एनस के रीजन की जो स्किन है और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कैनाल है उसके बीच की जो मसल्स है वहाँ पर जो कनेक्शन लूज हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइप में आ जाता है, सिंप्लेक्स फिस्टुला आता है। सेकेंड जो आता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपका एनल मसल्स के साथ साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है या जो अदर स्ट्रक्चर है वहाँ तक भी वो रीच कर सकता है, वहाँ तक भी वो जा सकता है। दिस इज द सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट में क्या आता है आपका फिस्टुला, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एन ऑर्गन और वेसल्स। एबनॉर्मल कनेक्शन होना कहाँ पर, बिटवीन ऑर्गन्स के बीच हो सकता है, ब्लड वेसल्स के बीच हो सकता है, इंटेस्टाइन एंड अनदर स्ट्रक्चर या अनदर एसोसिएटेड ऑर्गन है उनके बीच में भी ये हो सकता है एबनॉर्मल कनेक्शन, राइट। तो दिस इज द सेकेंडरी। सिंपल फिस्टुला में क्या आता है, सिंपल फिस्टुला सिंगल ट्रैक। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें कौन सा होता है, सिंगल ट्रैक ही सिर्फ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है और लेस देन, कम से कम कितना होता है आपका 30 to 50% ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्पिंटर। जो एक्सटर्नल स्पिंटर की मसल्स हैं उसमें लेस देन 30 to 55%, सॉरी 50% क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है मसल्स का, राइट। दिस इज द सिंपल फिस्टुला। देन कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या होता है, मल्टीपल ट्रैक। इसमें जो ट्रैक इन्वॉल्व होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, एक या एक से अधिक यहाँ पर आपका ट्रैक हो सकता है। और दिस इज द मोर देन 30 to 50% एक्सटर्नल स्पिंटर। इसमें जो एक्सटर्नल स्पिंटर है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है मोर देन 30 to 50% एंटीरियर हाफ ऑफ द एनस। यदि देखा जाए तो एंटीरियर और एंटीरियर हाफ ऑफ द एनस है उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, राइट। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ द फिस्टुला में। सिंपल में हमने देखा सिंगल ट्रैक इन्वॉल्व होता है, लेस देन हमारा 30 to 50% होता है और एक्सटर्नल एनल जो मसल्स है वो लेस देन 30 to 50% इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंडरी या कॉम्प्लेक्स में हमने देखा इसमें एक से ज़्यादा ट्रैक इन्वॉल्व हो सकता है, मोर देन हमारा 30 to 50% एनल स्पिंटर की जो मसल्स है वो इन्वॉल्व हो सकती है। इवन हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द एनस एंटीरियर जो वॉल है वो इन्वॉल्व हो सकती है, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ द फिस्टुला अकॉर्डिंग टू रीजन के हिसाब से, कौन कौन सा फिस्टुला होता है स्ट्रक्चरल के हिसाब से। तो फर्स्ट जो आता है एंट्रोक्यूटेनियस। एंट्रोक्यूटेनियस जैसे कि एंट्रो मीन्स हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्यूटेनियस मीन्स जो आपकी स्किन की लेयर है, राइट। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू स्किन। ये आपका इंटेस्टाइन से गोस रीच कर सकता है, आपका आ सकता है कहाँ तक, आपकी स्किन तक, आपकी क्यूटेनियस लेयर तक। सो दिस इज द फर्स्ट जो होता है नॉर्मल, जो होता है हमारा सिंपल फिस्टुला। ज़्यादातर जो फर्स्ट स्टेज पर या प्राइमरी जो होता है तब कौन सा होता है हमारा, इंटेस्टाइन टू स्किन, जो सराउंडिंग स्किन है एनस की वहाँ तक होता है। सो दिस इज द एंट्रोक्यूटेनियस, है ना। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एंट्रो मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्यूटेनियस मीन्स जो स्किन की लेयर है। सेकेंड जो टाइप होता है एंट्रो एंट्रिक या एंट्रोकॉलिक।
राइट। क्या प्रोनाउंस करते हैं, एंट्रो एंट्रिक या एंट्रोकोलिक। इन्वॉल्व द लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ना, एंट्रो एंट्रिक और एंट्रोकोलिक। तो मीन्स एंट्रिक मीन्स जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें दोनों इंटेस्टाइन का आपका इन्वॉल्वमेंट होता है एंट्रोकोलिक में। और देन आता है आपका एंट्रोबेजाइनल। एंट्रोबेजाइनल गोज टू द बेजाइना। अब ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट हुआ है और आपकी बेजाइना तक पहुंच गया है, तो इसको हम बोलते हैं एंट्रोबेजाइनल फीमेल पेशेंट्स में, राइट। फोर्थ जो होता है हमारा एंट्रोवेसिकुलर। एंट्रो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, वेसिकुलर मीन्स की जो आपकी ब्लैडर है। तो आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट हुआ है और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से, और ये आपका ब्लैडर तक रीच कर गया है, वहां तक पहुंच गया है, तो हम इसको बोलते हैं एंट्रोवेसिकुलर, राइट, गोज टू द ब्लैडर। अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, यूजुअली जो इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर होते हैं ना, इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, एब्सेस वगैरह हो गए, जो कैविटी का फॉर्म हो जाता है, ये जो अंडरलाइंग हमारा टिश्यू है, राइट, एनल कैनाल है, और एनल कैनाल को जब भी हम रप्चर करते हैं उसको हम बस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो फिस्टुला बस्ट होने की वजह से जो एब्सेस निकलता है, जो पस निकलता है, तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे आफ्टर क्या क्या सिम्टम देखने को हमको मिलते हैं। तो कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, प्रीवियसली ड्रेन एनल एब्सेस, इसके पहले आपने एनल एब्सेस को ड्रेन किया होगा, उसको आपने निकाला होगा, तो हायर चांस होती वापस से आपको एनल फिस्टुला में हो जाएगा। ट्रामा टू एनल एरिया, अब जो एनल एरिया में है उसमें किसी प्रकार का आपको ट्रामा हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग सर्जरी, या फिर और कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से आपको ट्रामा हो सकता है, कोई भी यहाँ पर इंजुरी हो सकती है। नेग्लिजेंस, लैक इन ट्रीटमेंट पाइल्स, अब आपको पाइल्स हुआ है और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, या आपने उसको लैक ऑफ ट्रीटमेंट किया, आप अवॉइड करते गए कि चलो हो जाएगा बाद में देखेंगे, तो इस तरीके से वो ही आपका एनल जो पाइल्स था वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर पस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ द एनल एरिया, एनल एरिया में किसी प्रकार का आपको बैक्टीरियल, वायरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको हो सकता है। अगला रेडिएशन थेरेपी, अब जो रेडिएशन थेरेपी चल रही है ना लॉन्ग टाइम से, जैसे कैंसरस सेल्स है या किसी और चीज़ के लिए, तो जो रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, वहाँ की जो मसल्स है, टिश्यू है, वो कनेक्शन वहाँ का जो लूज हो जाता है, तो रेडिएशन थेरेपी भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। देन डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, हम जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो रूट है उसको हम चेंज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं, दिस इज द डाइवर्टिकुलाइटिस। तो उस रीजन की वजह से भी हो सकता है। क्रॉन्स डिसीज या फिर इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज की वजह से हो सकता है। क्रॉन्स डिसीज में भी, या फिर आपको लंबे समय से इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज है, लार्ज इंटेस्टाइन की कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, क्रॉन्स डिसीज भी एस्लाइटिस होती है, सिमिलर्स होती है, तो ये डिसीज की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV, यदि आपको ट्यूबरक्लोसिस का या फिर HIV का इन्फेक्शन है, तो वो भी एक आपका यहाँ पर कॉजेस, एक रीजन आपका या रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं, तो वो भी हो सकता है, राइट। देन अगला है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे अभी। साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। फर्स्ट, रेड इन्फ्लेमेड एनल, red inflamed anal, pain and swelling around the anus, pain and swelling, bloody or foul smelling, bloody और फाउल स्मेलिंग या ड्रेनेज बस।
fever, chill, and general feeling of fatigue. Fever, chill, general feeling of fatigue. Irritation of the skin around the anus. Irritation of the skin around the anus. Itching and tenderness. Loss of appetite. Loss of appetite. Weight loss. Okay. तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या होगा, रेड एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द एनल। एनल रीजन पर आपके सराउंडिंग में क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, रेडनेस आपको हो सकती है, और वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। पेन एंड स्वेलिंग, आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगा। ब्लडी और फाउल स्मेल, ड्रेनिंग पस, आपको ब्लडी, हाँ, ब्लड का डिस्चार्ज हो सकता है द स्टूल के टाइम पर, या फिर स्मेल, फाउल स्मेल आपको आ सकती है, या फिर आपको ड्रेनिंग पस है वो आपका लीकेज, पस का ड्रेनेज भी हो सकता है एनस रीजन से, बिकॉज ऑफ एनल फिस्टूला, है ना, मसल्स का एबनॉर्मल कनेक्शन होने की वजह से। फीवर एंड चिल भी हो सकता है। यदि आपको फीवर चिल हो रहा है तो फिर मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो आपको फीवर एंड चिल भी हो सकता है। जनरल वीकनेस, फीलिंग ऑफ फटिग, राइट, जनरल फीलिंग ऑफ फटिग होना, है ना, जनरल मैलिस होना, तो ये भी हो सकता है। इरिटेशन ऑफ स्किन अराउंड द एनस, एनस के अराउंड जो स्किन है वहाँ पर आपको रेडनेस होना, स्वेलिंग होना और इरिटेशन होना, ये आपको कॉज हो सकता है। ईचिंग एंड टेंडरनेस, यहाँ पर आपको ईचिंग एंड टेंडरनेस हो सकता है अराउंड द एनस की जो रीजन है वहाँ पर। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, क्योंकि आप खाना ना, भूख नहीं, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है और भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएंगे तो फिर वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि स्टूल आपका प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं हो पा रहा है एनल रीजन की वजह से, तो समटाइम आपको वेट लॉस भी हो सकता है। तो दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम ऑफ द एनल फिस्टुला। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देन मैनेजमेंट। ओके, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन फर्स्ट आ जाएगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। एनल रीजन को आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन, है ना, स्पेशली एनल रीजन का आपको एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करना है। और एनएस एंड सराउंडिंग के आसपास आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको वहाँ से इसलिए आप डायग्नोस कर पाओगे। रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बेरियन एनिमा, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी और आईवीपी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, फिस्टुलोग्राफी, फिस्टुलोग्राफी,
राइट। तो ये जो टेस्ट हैं इनसे आप करके फर्स्ट तो यदि आप फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से करेंगे अराउंड द सराउंडिंग एनस तो वहाँ पर आपको फिस्टूला देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे आप पेशेंट की, रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बेरियम एनिमा दे करके आप एग्जामिनेशन करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो आपकी विजुलाइज हो जाती है कोलोनोस्कोपी में। अगला है सिग्मोइडस्कोपी है, सिग्मोइड रीजन है उसको हम स्कोपी माइक्रोस्कोप के थ्रू हम विजुलाइज करते हैं, दिस इज द सिग्मोइडस्कोपी। आईवीडी आपका सॉरी आईबीपी जो आपका होता है इंट्रावीनस पॉलीग्राम, तो ये जो टेस्ट है इंट्रावीनस पॉलीग्राम ये भी आपका इमेजिंग होता है तो वो भी आप करा सकते हो। फिस्टुलोग्राफी, फिस्टुलोग्राफी भी इमेजिंग स्टडी होती है तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हो, राइट। तो ये सारी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, यू कैन गो फॉर दिस, राइट। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करके हम कंफर्म डायग्नोस कर सकते हैं। देन आईवीपी यदि कराते हैं तो फिस्टुलोग्राफी जो आप कराते हैं तो ये आपको मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द एब्सिस के बारे में, है ना, और ट्रैक ऑफ ओपनिंग वगैरह फिस्टुला का कहाँ पर हुआ है उससे रिलेटेड। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, मेडिकल जो मैनेजमेंट है जिसमें आपका आ जाएगा ट्रीटमेंट आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी और अकॉर्डिंग टू रीजन, किस रीजन पर कौन सी स्ट्रक्चर पर हुआ है, कितना आपका ग्रेड का है, कितना आपका सीवियरिटी है, इसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपका मैनेजमेंट हो सकता है। एज पर पेशेंट की कंडीशन हम इसको डिसाइड करते हैं और जो कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसमें फर्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट इंक्लूड फ्लैजिल एंड एंटीबायोटिक। फ्लैजिल एंड एंटीबायोटिक, मेरकैप्टोप्यूरिन 6, मेरकैप्टोप्यूरिन जो कि हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट होती है। उसके बाद फिर हमारा टीएनएफ इनहिबिटर रेमिकेड, टीएनएफ इनहिबिटर होता है जो कि जिसको हम कब दे सकते हैं यदि आपको एंट्रोवेजाइनल, एंट्रोक्यूटेनियस या एंट्रोवेसिकुलर फिस्टुला हुआ है तो आप ये टीएनएफ इनहिबिटर इस यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देन जो आपकी डाइट होती है समटाइम आप एटर्नल जो डाइट है वो आपको देना होता है ना, तो एंट्रल डाइट वो होती है जिसको हम आईवी के थ्रू हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, जिसमें रिच न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी न्यूट्रिएंट पेशेंट को चाहिए होता है जो वेजिटेबल्स से लेते हैं वो हम आईवी के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे पेशेंट को एक डाइट होती है जो कि, राइट। तो उस तरीके की जो डाइट है वो हम प्रेफर कर सकते हैं। पेशेंट यदि इनहिबिटेड है या फिर पेशेंट ओरली इनटेक नहीं कर पा रहा है, सीवियरिटी यदि ज़्यादा है तब हम कर सकते हैं क्योंकि वेट लॉस और ये सारे सिम्टम्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट, लॉस ऑफ एपेटाइट ना। देन इसका सर्जिकल जो मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी हमारा फिस्टुलास का यदि ऊपर की जो भी हमने थेरेपीज यूज़ करी हैं, जो भी हमने मेडिसिन दी है वो वर्किंग नहीं कर रही है, वो अफेक्ट नहीं कर रही है, उसके बाद ही हम सर्जिकल प्रेफर करते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट भी हमारा डिफरेंट करता है, ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और इफ फिस्टुला इज वेरी डिसीज पार्ट ऑफ द बबल रिएक्शन हैव द परफॉर्म, है ना, यदि बबल रीजन में है, किस रीजन में है, उसके अकॉर्डिंग हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो सर्जरी है वो हमारी करते हैं, जिसमें हमारी कुछ फाइब्रिन आती है ना, ग्लू, एंडोरेक्टल आती है और सेटॉन सर्जरी आती है, फिस्टुलोटॉमी आती है जो हम परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फिस्टुलोटॉमी, सेटॉन और जो है फाइब्रिन ग्लून।
सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा फिस्टुलोटॉमी, सेकंड है सेटोन, थर्ड है फाइब्रिन ग्लू, फोर्थ है एंडोरेक्टल एडवांस फ्लैप। ओके, ओके तो फिस्टुलोटॉमी एक मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है, सबसे ज़्यादा हम चॉइस ऑफ सर्जरी में आता है, तो हम इसको प्रेफर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फिस्टुला होता है सर्जिकली हम उसको रिमूव करते हैं, उसको हम रिसेक्शन करते हैं, वापस से जो हमारी मसल्स है वहाँ पे जो हमारी फिस्टुला की मसल्स है इंसिजन करके फिस्टुला के ट्रैक को हम ओपन करके वापस से हमारी जो एनल कैनाल है उसके साथ हम उसको टाइटली मर्ज कर देते हैं, ताकि वापस से वहाँ पर हमारा फिस्टुला ना हो, कम चांसेस हो, and opening and merging the anal canal. This allow the tissue to heal, बाद में थोड़ा सा हील हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। सेटोन क्या होता है, फॉर डीपर फिस्टुला द सर्जन मेक चूज टू यूज सेटोन। इस सेटोन इज ए पीस ऑफ सूचर मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम द एक्सटर्नल स्किन ओपनिंग। ओके, तो सेटोन क्या होता है, एक सूचर मटेरियल होता है जहाँ पर हमारा फिस्टुला है जो हम एक्सटर्नल मसल से पास करते हैं और फिस्टुला की जो एनल मसल से वहाँ तक वो रीच करता है, और जो मसल से वापस से जहाँ पर कनेक्शन एबनॉर्मल हुआ वहाँ पर वो फिस्टुला को रिमूव करके और वहाँ की जो मसल्स है उसको टाइट कर देता है, उसको सील कर देता है, राइट। along the fistula tract through the opening, through the anus and the suture material टाइट द लूप, जो भी वहाँ का लूप है ग्रेजुअली क्या करते हैं उसको टाइट कर देते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ विच इज ग्रेजुअली टाइटन ओवर द पीरियड ऑफ वीक। कुछ समय बाद वहाँ से जो है वो टाइट हो जाता है आफ्टर वीक्स के बाद, राइट। देन अगली जो प्रोसीजर होती है वो हमारी होती है फाइब्रिन ग्लू। In some cases the anal fistula is closed by the injection of fibrin glue, ये solution of the clotting factor fibrinogen and thrombin। फाइब्रिन ग्लू में क्या होता है, कुछ केसेस में हम फिस्टुला होता है उस पर एक इंजेक्शन हम इंसर्ट करते हैं हमारे एनल से, ओपनिंग से, एनस से, और जहाँ पर हमारा फिस्टुला होता है हम उसको देख करके वहाँ पर हम एक हमारा सॉल्यूशन होता है जो कि इसमें हमारे क्लोटिंग फैक्टर होता है, जिसमें क्या क्या होता है हमारा फाइब्रोनिजिन एंड थ्रोम्बिन की जो हमारी ग्लू होती है उससे हम उसको वहाँ पर स्टिक कर देते हैं, वहाँ पर उसका क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हेल्प बाद में धीरे धीरे करके वो प्रमोट करता है आपकी हीलिंग में, और फिस्टुला वहाँ से आपका रिकवर हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगली जो सर्जरी एंडोरेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप। Okay, so endorectal advancement flap is a surgical procedure typically reserved for the more complex fistula in opening room. The doctor uses surgical instrument to dissect and lift the portion of flap. Right? ये हमारी सर्जिकल रूम में ओपन एक सर्जरी होती है जहाँ पर हम ओपनिंग करते हैं और जो फिस्टुला का जो मसल्स है उसको क्या करते हैं हम फ्लैप करके ऊपर की ओर करके और वापस उसको हम रीसेट कर देते हैं, डिसेट करके, एंड जो भी पोर्शन उसको फ्लैप करके वापस से जो रेक्टल की बाल है उसको हम टाइट करके और वहाँ पर हम मतलब उसको टाइट कर देते हैं, सूचर लगा के उसको वापस हम डिसेक्ट कर देते हैं, राइट। डॉक्टर पुल द फ्लैप डाउन ओवर द ओपनिंग, सूचर इनटू प्लेस क्लोज ओपनिंग अलाउ द फिस्टुला टू हील। हाँ, बाकी का जो फिस्टुला की मसल्स को फ्लैप करके वापस से सूचर कर देते हैं और समटाइम बाद कुछ वीक्स बाद वो भी हील हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी जो प्रोसीजर होती है वो होता है, तो जिसमें हमने देखा है एनल फिस्टुला आपका एक लूज कनेक्शन होना आउटर स्किन के बीच और आपकी जो एनल के सराउंडिंग स्किन है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बीच होना, या फिर जो हो सकता है सेकंड जो टाइप्स आता है इसमें ब्लड वेसल से आपकी इंक्लूड हो सकती है, अनदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो भी इंक्लूड हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकता है। फर्स्ट सिंपल टाइप का आता है, इसमें हमारी सिंगल ट्रैक इन्वॉल्व होता है, लेस देन हमारा 30 to 50% एनल स्फिंक्टर मसल्स होती है,
जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मोर देन हमारा 30 to 50% होता है, और इसमें एसोसिएटेड ऑर्गन भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, इवन हमारा हाफ एनल रीजन है वो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दिस इज द सेकेंडरी, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यदि हम देखें तो जिसमें हमारा टाइप हमने देखा, उसके बाद हमने कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर देखा। प्रीवियसली कोई ट्रेनिंग वगैरह किया उसकी वजह से हो सकता है, ट्रामा की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और रेडिएशन थेरेपी, डायबिटिकुलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज की वजह से हो सकता है, आईबीडी की वजह से आपको हो सकता है, नेग्लिजेंस फाइल्स की वजह से आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रेडनेस एंड स्वेलिंग होना सराउंडिंग द एनस, पेन होना, फीवर होना, चिल होना, इरिटेशन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, वेट लॉस होना, टेंडरनेस होना और इरिटेशन होना एक्सेट्रा, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हमने देखा सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, वेरियम एनीमा टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिस्टुलोग्राफी, पॉलीसिन ग्राम। और मेडिसिन में हमने देखा एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं फ्लैजिल और मीरा कैप्टोप्यूरिन, इम्यूनोसप्रेसेंट जो कि होती है टीएनएफ इनिबिटर दे सकते हैं, एंट्रोवेजाइनल, एंट्रोक्यूटेनियस और एंट्रोवेसिकुलर है तो उस केसेस में। सर्जिकल में हमारा फिस्ट्यूलोटॉमी, सेटॉन और फाइब्रिन ग्लू और एंडोरेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप। ओवरऑल इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी नर्सिंग मैनेजमेंट जो होगा, पेशेंट को एनकरेज करना प्लेंटी ऑफ जूस वाटर लेने के लिए, फाइबर डाइट लेने के लिए, फॉलो अप एंड हाइजीनिक मेजर, क्लीन करके रखना है उसको, स्पेशली ड्राई रखना है एनस का एरिया जो है, स्टूल पास करना है ट्वाइस ए डे एंड अवॉइड स्ट्रेन टू रेक्टम द, और ज़्यादा स्ट्रेन को अवॉइड करना है एनस और रेक्टम के रीजन पर। अवॉइड नाइलॉन अंडरवेयर को अवॉइड करना है, स्पेशली नाइलॉन, उसकी जगह कॉटन की प्रेफर कर सकते हैं। ड्रेन स्ट्रेन बाय डेफिकेटिंग के समय हम ड्रेन कर सकते हैं, स्ट्रेन वगैरह को बेटर तरीके से कर सकते हैं। और सेमी सॉलिड और स्टूल फॉर द इजी डेफिकेशन, इट इज़ द बेटर है। सेमी सॉलिड आप डाइट ले रहे हैं तो वो बेटर आपका रहेगा डेफिकेशन के लिए एक्सेट्रा। एंड सिट बात आप आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को दे सकते हैं, हॉट कंप्रेशन पेशेंट को दे सकते हैं। सिट बात ल्यूक जो वाटर है, ल्यूक वार्म, वो वाटर आप लेकर के थोड़ा सा उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह बिटाडाइन मिला करके आप पेशेंट को सिट बात भी दे सकते हैं, जिससे थोड़ा सा रिलीफ होगा। हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं, इन्हेंसिंग करेगा आपके ब्लड सर्कुलेशन को, और इन्फेक्शन टॉक्सिक वगैरह है उसको रिड्यूस करेगा और जल्दी से हीलिंग हो जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट द फिस्टुला। आई होप आज का वीडियोस आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।